सर, मैं थोड़ा सा पहले कुछ अनौपचारिक प्रश्नों के बाद मैं आपके विभागीय और उन प्रश्नों पर आऊंगा। अब तक की जो आपकी राजनीतिक यात्रा रही है, खट्टे भी अनुभव होते हैं, मीठे भी अनुभव होते हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन राजनीति की इस डगर पर चलना कितना आसान और कितना कठिन। सोने का कोई समय नहीं, जागने के लिए भी कोई दबाव और कोई वो नहीं। आपकी जनअपेक्षाओं के हिसाब से आपका शेड्यूल तय होता है। कैसे समायोजित करते हैं? क्योंकि कई राजनेताओं से हमारी भी बात होती है ऑफ द रिकॉर्ड, उनका कहना होता है कि बहुत कठिन है। जी शरद जी, सबसे पहले तो मैं बंसल न्यूज़ को और आपको बधाई दूंगा कि आपने ये इतना गरिमामयी कार्यक्रम आपने गुना में किया और प्रदेश में प्रथम बार आपने इसको स्टार्ट किया है, तो आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कॉलेज छात्र जीवन से भी हम लोग यूनिवर्सिटी इलेक्शंस और कॉलेज इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते रहे, तो वो कहीं ना कहीं जीन्स अंदर थे और लौट फिर के वो राजनीति में तब्दील हो गए। मुझे याद है जब मैं 26 वर्ष का था और एक क्रिकेट टूर्नामेंट में कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी से मेरी भेंट हुई थी। क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था और उन्होंने, हमारे राजा साहब थे शिव प्रताप सिंह जी, उनसे पूछा कि ये लड़का कौन है। तो उन्होंने मेरे फादर का नाम लेके बोला कि उनका बेटा है। तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, मुझे बॉलिंग करने के लिए दिए। और उसके बाद जब मैं दिल्ली गया फादर के साथ, तो महाराज ने कहा कि, फादर ने इंट्रोड्यूस कराया तो महाराज ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ, इनके एक स्कार भी है यहाँ पे और ये बहुत अच्छे क्रिकेटर भी हैं। दुखद घटना हुई कि पिताश्री का निधन हुआ और जब मैं गंगा जी लौट के महाराज के पास गया तो उनका एक शब्द आज भी मुझे याद है कि मेरे संपर्क में बने रहना, और वो शब्द मेरे जीवन का एक वरदान साबित हुआ। आज मेरी 58 साल की उम्र है, मैंने उसको अपना पूरा सिद्धांत मानते हुए वो संपर्क खत्म नहीं किया उस परिवार से, और आज मैं जिस मुकाम पे भी हूँ उस परिवार की वजह से हूँ। तो मैं निश्चित रूप आपके मंच से कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी को बहुत बहुत नमन करता हूँ, बहुत बहुत याद करता हूँ। दूसरी बात जो आपने कही जी कि राजनीति मीठा है कि खट्टा है, तो आप ये भूल जाइए कि इसमें मिठास कहीं है। मिठास सिर्फ है जब हम किसी व्यक्ति जो हमारे पास आता है उसको मदद करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और उसका काम हो जाता है, तो दिल में एक मिठास पैदा होती है। मगर शारीरिक और सामाजिक और पारिवारिक जीवन में इसमें खटास के अलावा कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि जब आप अपना जीवन दूसरे के लिए समर्पित कर देते हो तो हमारा परिवार, हमारा खुद का सुख सेकेंडरी हो जाता है और जनता जनार्दन पहले हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है और मैं समझता हूं कि ये दायित्व जनता का भी है कि वो परिवार हो जाती है राजनेताओं का, लेकिन राजनेताओं का जो मूल परिवार है उस परिवार के लिए भी उनके पास समय रहे, क्योंकि वो उतने ही अकाउंटेबल हैं अपने परिवार के लिए भी। तो ये जिम्मेदारी आपकी भी है, क्योंकि कई बार शायद आपकी हमारी अपेक्षाओं का संसार इतना व्यापक हो जाता है कि हम राजनेता से ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे जीवन के हर दुख सुख में वो छाया की तरह हमारे साथ रहे। मुझे लगता है ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक ज़्यादती शब्द तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि अपेक्षाओं का ये जो समुद्र है ये अपनी सीमाएं कई बार शायद लांघ जाता है। मैं राजनेताओं को जब देखता हूं कि कार्यक्रम से निकलते हुए सेल्फी में उलझते हैं जब वो, और मुस्कुराना उनकी मजबूरी होता है, और ख़ास तौर से यंग टर्क्स जो हैं, युवा बच्चे और बच्चियां, उनकी कोशिश होती है कि वो अपने फेवरेट पॉलिटिशियंस के साथ एक सेल्फी लें। लेकिन ये हमें ध्यान रखना चाहिए और समय और अनुशासन की मर्यादा की बात हमें ज़रूर तवज्जो रखनी चाहिए। कोई इस अब तक का जो आपका राजनीतिक करियर 2.5 दशकों से ज़्यादा का रहा है, कोई ऐसा अनुभव जिसको आप आज भी नहीं भूल पाते हैं? कोई ऐसी स्मृति किसी राजनेता से जुड़ी हुई? एक तो मुझे लगता है, लेकिन उस पर मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि शायद उस पर किताब लिखी जा सकती है। जिस अनुभव से आप गुजरे हैं, आप और आपके कई वरिष्ठ साथी, खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उस पर मैं नहीं बात करना चाहूँगा। लेकिन कोई ऐसा अनुभव आपको याद आता है जो आपके लिए टीचर भी बना हो, एक लेसन भी रहा हो, ऐसा कोई अनुभव? जब मैं भारतीय जनता पार्टी में हम लोग आए थे और प्रथम बार शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, माननीय शिवराज सिंह जी ने एक शब्द मुझे बोला था
और वो शब्द को मैंने साक्षर अपने अंदर अंगीकार कर लिया, और वो ये शब्द था कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार आपका परिवार है। और मैंने उस दिन से भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार को अपना पूरा परिवार माना, और आज भी पार्टी के लिए, उनके नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए जो भी मैं बन सकता है, कर सकता हूं, वो मैं करता हूं। ऐसे बहुत सारे अनुभव जीवन के हैं। जब मैं कांग्रेस में था तब भी बहुत सारे अनुभव थे, और अब भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे अनुभव हैं। अल्प समय हमको हुआ है, किंतु पीछे की जो कहानी थी मेरे जीवन की, वो पूरा, उसका जो स्क्रीन है वो पूरी डिलीट हो चुकी है, और नई स्क्रीन एक सामने भारतीय जनता पार्टी के रूप में आई है। सर, मैं गुना की तरफ आता हूँ, अब फिर पॉलिटिकल सवालों की तरफ भी आऊँगा। गुना आपके सपनों का शहर है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो भी, मेरी जन्मस्थली भी गुना ही है। जन्मस्थल, वाह, तब तो एक आपका अलग तरह का लगाव इस शहर से, इस जिले से है ही। आपके सपनों का गुना कैसा है? क्या कॉन्सेप्ट है आपका गुना को लेकर, जब आप 26 साल के थे, 24 साल के थे? जी देखिए, पैदा ही गुना में हुए, सारी चीज़ गुना की उस समय की भी याद है, जब 1-2 पेट्रोल पंप होते थे, कुछ परिवार ही रहते थे, चंद गाड़ियां थी शहर के अंदर, 1-2 बसें चलती थी, कमला बस, सत्येंद्र बस। उस दृश्य को देख के और आज अगर हम कल्पना करते हैं तो जमीन आसमान का फर्क है। किंतु जैसा अशोक जी ने बोला कि विकास का जो पहिया है ये कभी थमता नहीं है, एक चीज़ बनती है तो दूसरी बिगड़ती है, और फिर आगे की सोच और एक इनोवेटिव आइडियाज सब लोगों के दिल में आते हैं। महाराज माधवराव सिंधिया जी और कैलाशवासी राजमाता साहब, ये दोनों ने शुरुआती दौर में गुना को विकास की ओर अग्रसर किया, और उसके बाद महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब सांसद बने, मैं निश्चित रूप से गर्व से कहूँगा कि उन्होंने विद्युत के क्षेत्र में, ट्रेनों के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया। और इस देश में 2 योजना ऐसी हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि विकास 2 नहीं है बल्कि 3 का नाम है: भौतिक विकास, आर्थिक विकास और नैतिक विकास। हर पहलू पे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, और इसकी शुरुआत की थी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जब उन्होंने कहा था कि गांव में जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी तब तक हमारा आर्थिक उत्थान नहीं हो पाएगा। और प्रधानमंत्री योजना, सड़क योजना का जो कंसेप्ट उन्होंने दिया, ये इतना जबरदस्त है कि इसने देश की प्रगति को 4 चांद लगा दिया। दूसरा विकास हमारा मूलभूत समस्याओं का है, जो एक बहुत ऐतिहासिक कदम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाया कि जो गरीब तबका है, जो बीपीएल तबका है, उन सबको मकान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का जो नाम दिया है, ये एक गजब की योजना है, जिसने करोड़ों लोगों को जो झोपड़ी और टूटे फूटे मकानों में रहते थे, आज पक्के मकान का सपना उनका पूरा करके दिया है। ये बहुत बड़ी एक योजना, हम दोनों को नेताओं को मैं सैल्यूट करता हूं इससे मन से। तीसरी चीज हमारा, जैसे अशोक जी ने कहा, नैतिक, निश्चित रूप से नैतिक विकास होना चाहिए, और नैतिक विकास अगर किसी ने किया है इस पूरे देश में तो हमारे संघ के लोगों ने किया है और भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व की एक पैदाइश बनाई, योग को सिखाया, और हर चीज को हमारे आराध्य, चाहे अयोध्या के राम मंदिर के हों, भगवान श्री राम, उनके मंदिर से लेके सारी चीज अगर किसी ने की है तो हमारे संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की है। तीसरी चीज जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, और वो है आर्थिक विकास। आज सड़कें बन गई, पुल पुलियां बन गई, तालाब बन गए, बड़े बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, रेलवे स्टेशन बन गए हैं, सब स्टेशन बन गए हैं, किंतु आर्थिक उत्थान अभी हमारा नहीं हुआ है, जिसको हमको करना चाहिए। आर्थिक उत्थान शहरों में हुआ है, मगर गरीब आज वहीं खड़ा है जहां पहले कहीं खड़ा था। आज भारतीय जनता पार्टी की जो सोच बनी है, और जो उनके पॉलिसीज में चेक कर रहा हूं, जो भारत शासन जो योजनाएं बना रहा है, उनका पूरी एकाग्रता अगर कहीं है तो ग्रामीण परिवेश के आर्थिक उत्थान में है। चाहे आप देखें कि स्किल ट्रेनिंग का कंसेप्ट वो दे रहे हों, मैंने अपने विभाग से एक साथी बाजार का कंसेप्ट, इनोवेटिव आइडिया निकाला है, जो देश में कहीं पे भी नहीं है। उसमें
एसएचजी ग्रुप्स को इन्वॉल्व करके, जो हमारे स्व सहायता समूह के महिलाएं हैं, जो आज 36 लाख हैं कम से कम, और हमारे विभाग का टारगेट है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 1 करोड़ हमको करना है अगले वर्ष तक, उनको किस तरीके से आर्थिक उत्थान पे लाया जाए। तो उस साथी बाजार का कंसेप्ट के माध्यम से, क्योंकि आज दुनिया रिटेल मार्केटिंग की है, बड़ी बड़ी कंपनियां अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, रिलायंस, ये सारी कंपनियां जो हैं अब गांव में घुसने वाली हैं और रिटेल मार्केटिंग का कंसेप्ट लेने वाली हैं। तो हमने जो योजना बनाई है उसी को देखते हुए बनाई है। उसकी मीटिंग कल है, जो मैंने आपको बताया था कि मेरी लाइफ की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग कल है साथी बाजार को लेकर, जिसमें 5 विभागों का कन्वर्जेंस मिलाकर वो उस मीटिंग को हम कर रहे हैं। और अगर ये योजना हमारी हो जाती है तो निश्चित मानिएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक विकास आपको अगले 2 वर्षों के अंदर जबरदस्त रूप से दिखेगा। जब हमारे ग्रामीण परिवेश के जो बाजार हैं, हाट बाजार हैं, उनके बनाए हुए आइटम्स ये हम न्यूयॉर्क में, दुबई में और लंदन में बेचेंगे, ये हमारी एक सोच है और उस पर हमारा कार्य प्रारंभ हो गया। बहुत बहुत बढ़िया बात है ये, क्योंकि आर्थिक विकास, भौतिक विकास, नैतिक विकास की बात अशोक जी ने की, ये इंटीग्रेटेड हैं। 2 सवालों से मैं कंक्लूड करूंगा, आपकी समय की मर्यादा को देख रहा हूं मैं। सिंगापुर में नई गाड़ियां खरीदने के पहले वो अपनी सड़क की डेंसिटी देखते हैं और उसके बाद आपको गाड़ी की अनुमति दी जाती है कि नहीं भैया, अभी हमारी सड़कें तैयार नहीं है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा वाहन है, हम आपको अनुमति नहीं देंगे। भारत में ये संभव नहीं है, क्योंकि एक आकांक्षी देश है और महेंद्र जी के पास झड़ी लग जाएगी कि ना मंजूरी करा दो आप पीछे से, ये हमको सड़कों की परमिशन मिल नहीं रही है। सर, यहाँ रिंग रोड की मांग बहुत है, अशोक जी ने नदी का मसला भी उठाया, कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है अब सड़क की। एक अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते थे अमेरिका तब तक गरीब है जब तक उसके पास सड़कें नहीं थी, अब सड़कें हैं और अमेरिका सबसे अमीर है अब। तो सड़कें आपके पास हैं, अब कुंभराज का धनिया पूरी दुनिया में जा सकता है, देश में जा सकता है। तो किस तरह से आप गुना को, एक तो यहाँ ट्रैफिक मैंने देखा बहुत ज़्यादा, डेंसिटी बहुत बढ़ गई है, जिम्मेदारी एसपी साहब की भी है और वो बखूबी निभा रहे हैं। किस तरह से आप रिंग रोड, पोल्यूशन कम, टूरिस्ट स्पॉट्स बढ़िया रहें, कनेक्टिविटी और बेहतर हो? जी। अब देखिए, रिंग रोड के बारे में मैं आपसे भी बात करूंगा, उससे पहले मैं एक आपको बहुत अच्छी योजना के बारे में बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जल निगम के माध्यम से ये सपना देखा है कि जिस तरह शहरों में पाइपलाइन के माध्यम से घरों में टोंटी खोलकर पानी पीते हैं, संपूर्ण भारतवर्ष में ये लागू हो गया है। 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारा मध्य प्रदेश शासन में माननीय शिवराज सिंह जी ने स्वीकृत कराया है। और गुना की जनता को और गुना के सभी नेताओं को मैं बधाई दूंगा कि 1400 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारे सबसे पहले जो 3 जिले आए हैं उसमें गुना हमारा प्रथम नंबर पर है। और उसको शामिल कराने के लिए मैं माननीय महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और माननीय शिवराज सिंह जी का कि इतनी बड़ी योजना उन्होंने गुना में स्वीकृत कराई है। जो राजघाट से लेकर गोपी कृष्ण सागर से 2 हमारे वाटर बॉडीज़ हैं, उन दोनों से कनेक्टिविटी करके पाइपलाइन के थ्रू पूरे जिले के एक एक विधानसभा क्षेत्र में पीने का पानी गांव में उपलब्ध कराया जाएगा। ये बहुत बड़ी एक योजना है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद देता हूं। जो आपने रिंग रोड की परिक्रमा इमेजिन किया है उसको, ये हमारा प्रोजेक्ट जो है 7 साल पुराना है। जब मैंने महाराज से चर्चा की थी, जब वो मंत्री थे, और उस समय शायद कलेक्टर मुझे याद नहीं आ रहा कौन थे, मगर हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट पूरा तैयार किया था, राजेश जैन कलेक्टर थे, पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया था। और आज मुझे खुशी है इस बात कहते हुए कि फ्रैंक नोबल जी के नेतृत्व में इन्होंने उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है और बहुत शीघ्र ही इसकी डीपीआर बनके मध्य प्रदेश शासन से सेंट्रल गवर्नमेंट गडकरी जी के पास पहुंचेगी और हमारे नेता जो है उसको स्वीकृत कराएंगे, ये विश्वास भी मुझे पूर्ण रूप से है। हमने जो रिंग रोड का सपना देखा है, वो जो रुठियाई की जो अपना एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ से हम लोग रोड डालेंगे जो बजरंगगढ़ 20 मुजी से होती हुई और मालपुर क्रॉस करके पिपरिया होते हुए ये पूरी रोड ग्वालियर रोड से टच कर जाएगी और ये अशोकनगर रोड और झांसी रोड से भी मिल जाएगी। एक रोड हमारी राजस्थान से 4 लेन रोड सैंक्शन हुई है जो फतेहगढ़ से होती हुई और झांसी की ओर जाएगी। तो ये जब राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ये सारा एक हो जाएगा पूरा बेल्ट, तो आप समझो कि गुना का विकास क्यों नहीं होगा, 100% विकास होगा।
और मैं हमारे अधिकारियों को, चाहे वो फ्रैंक नोबल जी हों, ऊर्जावान युवा कलेक्टर है, चाहे हमारे एसपी मिश्रा जी हों, मैं पूरे अधिकारियों का, चाहे हमारे एडीएम रघुवंशी हों, मैं सबका इसको लेकर बहुत ही मैं इनसे इम्प्रेस रहता हूँ शासन का मंत्री होने के नाते कि सकारात्मक काम करते हैं, प्रोडक्टिव काम करते हैं। सीओ जिला पंचायत भी यहाँ बैठे हुए हैं। एक नई चीज़ और हमने दी है, हमने कहा कि बच्चे डाइनिंग टेबल पे तो खाएंगे ही, ये भारतवर्ष में पहली बार मध्य प्रदेश में हो रहा है। और आपको बताते हुए गर्व है मुझे कि भारत शासन ने कहा कि ये जो इनोवेटिव आइडिया मध्य प्रदेश के पंचायत ग्रामीण विकास ने निकाला है, भारत शासन के प्रत्येक प्रांत में इसको लागू किया जाए। हमने कहा कि खेलकूद मैदान हमारे बच्चों के लिए अकेले शहरों में नहीं बल्कि हमारे ग्रामीण परिवेश में भी होने चाहिए। मुक्तिधाम हर ग्राम पंचायत के प्रत्येक गांव में होने चाहिए। इस तरीके से हम लोगों ने ये पूरा अपना बिछात बिछाई है और 2 साल के अंदर हम आपको मध्य प्रदेश में जो हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का सपना है आत्मनिर्भर का, उस ओर हमारे कदम बढ़ चले हैं और मुझे लगता है कि अब कदम लौटेंगे नहीं, कदम मंजिल तक पहुंच के ही रहेंगे और मंजिल पाके ही रहेंगे। प्रदूषण और नदी पुनर्जीवन, हाँ, इस पे भी हमारा बहुत काम चल रहा है। जैसे गुनिया नदी के बारे में अशोक जी ने बताया, एक भुजरिया तालाब भी हमारा है, इन दोनों पे हमारा काम चल रहा है। तो देखिए, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जनता को सब्र तो करना पड़ेगा। 70 साल कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया, जनता ने सब्र किया। आज मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सपनों को पूरा काम करने का शुरू किया है। एक कायाकल्प पूरे देश का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और मध्य प्रदेश में भी नेतृत्व शिवराज सिंह जी कर रहे हैं। तो सब्र तो करना पड़ेगा क्योंकि संसाधन भी चाहिए। कोविड की महामारी में आप जानते हैं कि सरकार ने पूरा पैसा मरीजों के लिए लगाया। जहां ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे वो ऑक्सीजन प्लांट बने, आईसीयूज बने, ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगाए गए, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाई गई, वैक्सीनेशन का हमारा रिकॉर्ड बन गया मध्य प्रदेश का नंबर 1 का। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो संसाधनों के अभाव के बाद भी मैं माननीय शिवराज सिंह जी की इच्छा शक्ति को, उनका दृढ़ विश्वास को मैं हमेशा सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि भाई साहब, आप में गजब की इच्छा शक्ति है। कोई दूसरा होता तो शायद नहीं कर पाता, मगर आप वो व्यक्ति हो जो पत्थर में से भी पानी निकालने की क्षमता रखते हो। शुभकामनाएं इसके लिए आपको। 1-2 सवालों के साथ कंक्लूड करूंगा इस सत्र को। गुना के बारे में ये कहा जाता है कि एक यूनिवर्सिटी की भी यहाँ बहुत ज़रूरत है। 200 किलोमीटर करीब करीब आइडियली भोपाल, इंदौर और ग्वालियर यहाँ से दूरी है और यहाँ के विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ता है। गुना के बारे में मैंने ये भी सुना कि गुना का अर्थ है गुणी जनों का शहर, गुणी जन यहाँ हैं। और जिस तरह की एक एंटरप्राइजिंग एबिलिटी मैंने यहाँ उद्यमिता लोगों में देखी है, तो मुझे लगता है कि अगर एजुकेशन हब के तौर पर ये उभरे और यहाँ एक अच्छी और बल्कि कई यूनिवर्सिटीज़ आए प्राइवेट सेक्टर से भी, तो एक बहुत अच्छा सेक्टर तैयार हो सकता है। क्योंकि गुना के बारे में मैंने सुना यहाँ के बच्चे देश के लीडिंग इंस्टीट्यूशंस में। और आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि 2 बच्चे हमारे आईएएस में सिलेक्ट हुए। बधाई उनको, उनके परिवार को। जी, जो एजुकेशन की आपने बात कही है, निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही और संभावना हमारे यहाँ है। क्योंकि अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को देखेंगे तो गुना में ज़बरदस्त कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और अच्छे बच्चे वहाँ से निकल के आ रहे हैं। पहले हमारा डिग्री कॉलेज था, कस्तूरबा कॉलेज था, अब भारत शासन ने हमको एक सुपीरियर कॉलेज भी यहाँ पे दिया है। एचआरडी मिनिस्ट्री ने उसका काम भी प्रारंभ हो गया है, कलेक्टर साहब की देखरेख में काम हो रहा है। मेरा बमोरी विधानसभा, जहाँ के बच्चे 70 किलोमीटर पढ़ने गुना आते थे, माननीय शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद से, माननीय महाराज के आशीर्वाद से और मेरे प्रयास से हमने बमोरी में भी कॉलेज स्थापित कर दिया। चांचौड़ा में कॉलेज है, रावगढ़ में कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी रावगढ़ में है, मेडिकल कॉलेज भी हमारा उनका था राठौड़ साहब का, वो भी अभी मौजूद है। किंतु जो यूनिवर्सिटी की आपने बात कही है, इसका प्रस्ताव मैं बताना नहीं चाहता था क्योंकि ये पाइपलाइन में है और मेरा सोच ऐसा रहता है कि प्लान को जब तक ना बताओ जब तक कि वो पूर्ण ना हो जाए। तो यूनिवर्सिटी का भी हमारा प्लान चल रहा है और भोजपुर यूनिवर्सिटी से हम लोगों ने टाइप किया है। मेरी 2 मीटिंग्स भी उनके साथ हो चुकी हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भोजपुर यूनिवर्सिटी का जो सेकंड पार्ट बने वो गुना में ही बने और उसके लिए मैंने महाराष्ट्र का और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सहयोग ले रहा हूँ मैं इसमें, तो वो भी सामने आएगा बहुत शीघ्र ही।
बहुत शुभकामनाएं इसके लिए भी कि एक उम्मीद की बात आपने फिर की है यहाँ। डाइनिंग टेबल पर भोजन, ये विचार बड़ा इंटरेस्टिंग है, और जितना खूबसूरत है और जितना सच्चा और बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी गरिमा से ये जुड़ा है, उतनी थोड़ी सी चिंता भी ये पैदा करता है कि आपने बहुत अच्छा सोचा, सरकार ने बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट कैसे ठीक से प्रॉपर हो। शरद जी, मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा हूँ। जब मैं सैनिक स्कूल में नहीं गया था तो मेरी सबसे पहली जो पढ़ाई हुई थी वो हमारे गौशाला में सरस्वती मंदिर लगता था, तब हम लोग जाया करते थे और टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ते थे। उस समय मध्याह्न भोजन नहीं था। मध्याह्न भोजन तो माननीय शिवराज सिंह जी के टाइम पे शुरू हुआ है। उसके बाद जब मैं विधायक बना, दौरे करता था, स्कूलों के जाके देखता था, तो मुझे लगता था कि बच्चे बैठे हुए हैं, टाट पट्टी फटी हुई है, मक्खियाँ भिनक रही हैं, जो सर्व करने वाले लोग हैं वो गंदे चप्पल के साथ में जा रहे हैं। तो एक मुझे लगता था कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट बच्चे के अंदर डेवलप होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए। आज शहर का बच्चा डाइनिंग टेबल पे बैठता है, अच्छे होटल में खाना खाता है, तो उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। मगर वही ग्रामीण परिवेश का बच्चा जब शहर में आता है उस टाट पट्टी पे खाना खाकर, तो उसके अंदर एक हीन भावना निश्चित रूप से स्वाभाविक है जो रहती है। ये इसका अनुभव मैंने किया और मैं ये सोचता था कि यार कभी भगवान मुझे मौका दे तो मैं इस व्यवस्था को परिवर्तित करूंगा। और हनुमान जी महाराज को, कि वो मेरे इष्ट देव हैं, उनको प्रणाम करते हुए मैं बोलता हूं कि पंचायत ग्रामीण मंत्री बन गया। जिस दिन मेरी पहली मीटिंग थी डिपार्टमेंट की चार्ज लेने की, सबसे पहला निर्णय मैंने यही किया कि स्कूल्स में मनरेगा के माध्यम से बेंच और टेबल दी जाए, टाट पट्टी का कल्चर समाप्त करना चाहिए। और आज मुझे खुशी है कि 26,000 मध्य प्रदेश के स्कूल्स में ये इनोवेटिव आइडिया हमने प्रारंभ किया है। अभी भोपाल में मैंने बैरसिया विधानसभा में एक कार्यक्रम किया। बच्चे इतने खुश हैं, इतना सेल्फ रिस्पेक्ट और उनमें एक विश्वास, जो आत्मविश्वास बढ़ा है, गजब का विश्वास है। हमारे गुना में भी प्रारंभ हो चुका है, मध्य प्रदेश में हर जगह। और 26,000 स्कूल करने के बाद इस आइडिया को पूरा फिर सेकंड हम लॉट में ले जाएंगे और मध्य प्रदेश के प्रत्येक स्कूल के अंदर डाइनिंग टेबल, जिस टेबल पे वो बेंच पे बैठ के पढ़ेंगे, उसी पे वो भोजन का भी आनंद लेंगे। तो ये एक मेरा ईश्वर की देन है, ऐसा मान लीजिए। वाह। विकास को लेकर जो आपका नज़रिया है, कई बार आपके जो प्रशंसक हैं वो भी ये मानते हैं और जो आपके आलोचक हैं वो भी मानते हैं कि बड़े आक्रामक हो जाते हैं महेंद्र जी। अगर उनको लगता है कि बीच में कोई हर्डल है तो कई बार उनका एग्रेशन बड़ा सामने आ जाता है। तो ये क्या क्रिकेट के दौरान आप क्या फास्ट बॉलर रहे हैं या एग्रेसिव बल्लेबाज रहे हैं? शरद जी, जिस इंसान में फायर नहीं है, जिस इंसान में आग नहीं है, वो ईमानदारी से कार्य कर ही नहीं सकता, ऐसा मेरा मानना है। मैं एग्रेसिव जब होता हूं जब कोई गलत बात कोई व्यक्ति मुझसे करे या किसी गरीब का हक छीने, तब मैं उस पर निश्चित गुस्सा होता हूं। अन्यथा आप देखेंगे कि मैं अधिकारियों के साथ भी दोस्ताना और यारी का संबंध रखता हूं, मगर काम में अगर लापरवाही होती है तो मैं उनको भी डांटने में, फटकारने में मैं कमी नहीं छोड़ता हूं। और इसी तरह हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो तो मेरे लिए जान है, जिन्होंने मुझे 53,000 से मध्य प्रदेश में नंबर 1 पे लीड दी है, तो उनके प्रति तो मेरा सद्भाव रहता है। किंतु गलत काम के लिए मुझे तेज आता है, गुस्सा आती है, एग्रेसिव हो जाता हूँ। कंक्लूड कर रहा हूँ इस सवाल से, इस सत्र को। भारतीय जनता पार्टी तो इस समय बिल्कुल इस मोड पर है। ऐसा लगता है कि एक शेर में अक्सर याद आता है मुझे कि जो भी आता है वही दिल में समा जाता है, न जाने कितने दरियाओं का प्यासा है समंदर मेरा। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी हैं, किनारे तक आते हैं, अमित शाह जी से मिल जाते हैं। सचिन पायलट जी का इंतज़ार लंबे समय से बीजेपी को है, मैं ये नहीं बोलूँगा, लेकिन हलचलें छत्तीसगढ़ में भी हो जाती हैं, तमाम जगह है। और बीजेपी जिस तरह स्वागत करती है मेहमानों का, आपका स्वागत किया, सिंधिया जी का स्वागत किया, और आप लोगों ने भी जिस तरह का एक लेवल दिखाया, तो ऐसा लगा कि जैसे मूल रूप से तो कहीं बीजेपी की विचारधारा थी। तो इस पर कुछ रोशनी डालेंगे कि ये जो आप लोगों का फ्यूजन बड़ा ज़बरदस्त रहा है, बड़ी तगड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रही है, इसके लिए आप किस तरह से इसको कैसे याद करेंगे और किसको कितने मार्क्स देंगे? देखिए, परिवार मेरा कांग्रेस में रहा, मेरे दादाजी से लेके पिताजी तक, और मैं भी कांग्रेस में ही रहे। मगर वो कांग्रेस उस समय की जो थी, वो कांग्रेस समाप्त हो चुकी है।
अब तो एक कांग्रेस पार्टी जो चल रही है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चल रही है। जिस पार्टी के अंदर सुनवाई ना हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिलने का समय न दें। मुझे याद है कि जब मैं कांग्रेस में था 25 विधायकों ने राहुल गांधी जी से समय मांगा था, 6 महीने तक हमको समय नहीं मिला था। अखबारों में भी प्रदर्शित हुआ था काफी। तो जिस पार्टी के अंदर दम घुटने लगे, अन्याय होने लगे, इनजस्टिस होने लगे, उस पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी में आए हुए हमें चंद दिन हुए हैं। इन चंद दिनों में जितना प्यार और विश्वास यहाँ के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने हमको दिया है, इतना विश्वास और प्यार कांग्रेस पार्टी के 30 वर्ष में हमको कभी प्राप्त नहीं हुआ। पार्टी प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के, चाहे केंद्र के हों चाहे प्रदेश के हों, 24-24 घंटे तक कार्यकर्ताओं से, नेताओं से वार्तालाप करते हैं, संवाद करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी में कभी नहीं था। मुख्यमंत्री हमारे 18 घंटे काम करते हैं, झल्लाते नहीं हैं, मुस्कुरा के बात करते हैं। ये चीज कांग्रेस में नहीं थी। और यही सारा एक जब हम निचोड़ निकालते हैं कि जीवन में हमने वो समय खराब क्यों कर दिया। अगर हम शुरू में ही आ गए होते पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, और गजेंद्र शेखरवार के साथ युवा मोर्चे में होते, तो आज हमारा स्ट्रक्चर और भी डेवलप हो चुका होता। तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि इनके रंग में ढल चुके हैं और पूरी तरह से हम इनके रंग में रंग जाए। जिस तरह होली पे कपड़े रंगते हैं, वैसे ही हम भारतीय जनता पार्टी के रंग में जम चुके हैं। बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। और आपकी बात से मैं ये समझ पाया कि बीजेपी की पेरेंटिंग उसका संगठन करता है, और पेरेंटिंग अगर मजबूत हो तो जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो बड़ा मजबूत होता है। बहुत धन्यवाद करता हूं आपको, बहुत शुक्रिया करता हूं।